हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ पढ़े थे, एक केसीएल और दूसरा केवीएल। तो जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें हम लोग केवीएल का यूज करेंगे और केसीएल का भी यूज करेंगे। तो केसीएल का क्या काम होता है कि जो हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें हेल्प करता है कि किस ब्रांच में कैसे करंट को डिवाइड किया जा सकता है, या अगर दो तरफ से आ रहा है तो तीसरी तरफ जाएगा। उस तरह से होता है कि केसीएल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे होता है, और एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दोनों का यूज करेंगे। तो आज पढ़ते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ सकते हैं, वो बैलेंस या अनबैलेंस दोनों हो सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है? जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यह एक अरेंजमेंट है जो कि 4 रेजिस्टेंस का होता है, जिसमें से किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं अगर 3 रेजिस्टेंस हमको पता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज used to measure one of them in terms of the other three resistances। इसका जो डायग्राम होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड पे रेजिस्टेंसेज अटैच रहते हैं, और उसके दो आमने सामने वाले पॉइंट से एक सेल अटैच होते हैं जो सोर्स ऑफ करंट होता है। मतलब इसी सेल से हम लोग करंट सप्लाई करते हैं। सॉरी, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो जो प्लस होता है उधर से करंट पास होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इस जगह पे जैसे ही आएगा तो इस ब्रांच से दो करंट निकलेगा, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो दूसरा दो आमने सामने का पॉइंट बचा, इस दोनों बिंदुओं के बीच एक और गैल्वेनोमीटर या फिर एक और रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई गैल्वेनोमीटर कंसीडर करते हैं तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइम में हम ये शो करते हैं कि वहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, मतलब वहाँ का डिफ्लेक्शन 0 होगा। अगर हम एक रेजिस्टेंस लिखते हैं तो भी हम इससे पास होने वाले करंट को हम लोग क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो हम समझ जाएंगे कि यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर इस रेजिस्टेंस से अगर करंट पास करता है तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाता है। तो यहाँ से एक करंट आया I, जो कि दो टर्म में बटा, एक I1 और दूसरा I2। इसका नाम R1, R2, R3, R4, R5। ठीक। अब इसमें से क्या होगा कि ये जो I1 है, यह करंट यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद हम इस पॉइंट का नाम लिख सकते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी लिख सकते हैं। तो पॉइंट ए पे आने के बाद क्या हो गया कि यह दो ब्रांचेज में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर एक में करंट, यहाँ पे अगर करंट I3 आया तो इस जगह पे जो करंट होगा वो होगा I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। अब इस जगह पे आने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे करंट हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे I3 आया, I1 माइनस I3 आया, यहाँ से I2 आया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इधर I3 आया, इस तरफ अगर सिर्फ I3 आया तो इधर कौन सा करंट जाएगा? I1 माइनस I3। तो हम कहीं से भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा ही लिखते हैं I1 माइनस I3, इस तरफ सिर्फ
I3 दिए। क्या दिए? I3। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? I3, इधर से आया I2, तो इस जगह पे क्या होगा? I2 प्लस I3। इस जगह पे आने के बाद टोटल करंट क्या हो जाएगा? तो ऊपर से आया I1 माइनस I3, नीचे से आया I2 प्लस I3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा I1 प्लस I2। और I1 I2 जो है वो I है, इसलिए I करंट निकला। यानी कि जो करंट सेल से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वही करंट वापस सेल में आ गया। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जितने भी ब्रांचेज है सारे ब्रांच में कितना करंट जाएगा किस ब्रांच में, वो यहाँ पे दिख गया। अब हमें क्या निकालना है? इसमें लगाना है हमें अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मेरे पास लूप कहाँ पे है? तो यह एक क्लोज लूप बना फर्स्ट, यह एक दूसरा क्लोज लूप बना सेकेंड। इस दोनों में अगर केवीएल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लूप में और सेकेंड लूप में, एक और लूप है लूप 3, ये भी है, तो इस लूप में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, कंडीशन हम यहीं से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप में अगर केवीएल अप्लाई करते हैं तो केवीएल में ये बताया गया था कि क्लोज सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेज है उन सारे पोटेंशियल, सारे रेजिस्टेंसेज के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उनका समेशन 0 के बराबर होगा। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। तो लूप 1 में अगर यहाँ शुरू करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I1 R1 होगा। तो ये हो जाएगा I1 R1। अब जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये निगेटिव होगा, माइनस I1 R1। दूसरा है I3 R5, तो ये भी माइनस होगा I3 R5। ये अपोजिट है तो ये प्लस हो जाएगा I2 R2 इक्वल टू 0। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज नहीं, इसको रहने देते हैं अभी, यह फर्स्ट हो गया। अगर सेकेंड लूप में हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2। लूप 2 दिख रहा है, तो लूप 2 में अगर ऊपर से शुरू करें तो I1 माइनस I3 इंटू R3, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकला। फिर इसके लिए अपोजिट होगा तो ये प्लस हो जाएगा I2 प्लस I3 इंटू R4। फिर इसके लिए भी प्लस हो जाएगा I3 इंटू R5। तो हम लिख लेते हैं इसको, I1 माइनस I3 इंटू R3, यह माइनस होगा, बाकी होगा I2 प्लस I3 इंटू R4 प्लस I3 इंटू R5 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ये लूप 1 और लूप 2 दोनों से हमें एक एक इक्वेशन मिल गया। फॉर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज VA इक्वल टू VB, दो पॉइंट लिए थे A और B, पॉइंट A और पॉइंट B, इस दोनों का जो वोल्टेज होगा वो सेम होना चाहिए। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का वोल्टेज अगर सेम होता है तो इस दोनों में डिफरेंस 0 हो जाएगा। जब डिफरेंस 0 हो जाएगा तो जब दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो उस वायर से, उस ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो I3 इंटू R5 जो होगा इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे कि इसमें पास होने वाले करंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू 0, या फिर चेंज इन पोटेंशियल AB इक्वल टू 0। और AB का जो पोटेंशियल होगा वो I3 इंटू R5 इक्वल टू 0। तो रेजिस्टेंस तो 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा करंट का वही 0 होगा। अब हमें क्या करना है, इस करंट के वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, माइनस I1 R1 माइनस I3 R5 प्लस I2 R2 इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन में I3 का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो -I1R1 -0 प्लस I2R2 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से I1R1 को उधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा और इधर बचेगा I2R2 इक्वल टू I1R1। अगर हम वहाँ से I1 को निकाल लें तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और उधर बचेगा R1। अगर इस R2 को हम यहाँ भेजते हैं तो ये R2 हो जाएगा। यह इक्वेशन थर्ड है। एक बार फिर से हम लोग I3 का वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में I3 का वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? यह हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन 2 -I1 - I3 इंटू R3 प्लस I2 प्लस I3 इंटू R4 प्लस I3 R5 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन में अगर I3 का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो -I1 - 0 इंटू R3 प्लस I2 प्लस 0 इंटू R4 प्लस 0 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो बचा -I1R3 प्लस I2R4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पे हमें मिलेगा I2R4 इक्वल टू I1R3, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि I2/I1 इक्वल टू R3/R4। यह इक्वेशन 4 है। तो हमने I3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखा और इक्वेशन 2 में रखा। इक्वेशन 1 से मिला कि I2/I1 इक्वल टू R1/R2, जबकि इक्वेशन 2 में पुट करने से मिला I2/I1 इक्वल टू R3/R4। अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेट करते हैं, फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 we get R1/R2 इक्वल टू R3/R4। क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, इसलिए RHS का जो वैल्यू होगा वो भी इक्वल होगा। और यही कंडीशन होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। या फिर इस चीज को हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, इसको कि R1/R3 इक्वल टू R2/R4। ये भी कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कि जो R3 था उसको यहाँ ले आए और R2 को ऊपर भेज दिए। तो यह हो गया कि R1/R3 इक्वल टू R2/R4। अब ये चार जो रेजिस्टेंस है उस चारों का ये अरेंजमेंट है, इस चारों का एक इक्वेशन बना। अगर इसमें से 3 इक्वेशन हमें पहले से पता हो तो हम चौथे इक्वेशन को आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बेसिस पे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे भी हम लोग बहुत सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। बहुत सारे सर्किट में जो सॉल्व करने के लिए दिया रहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस जगह पे भी हम अगर हमें ये दिख रहा है कि हाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
पॉइंट ए पॉइंट बी दिया हुआ है और इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4, 6, 8, 12 और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10। तो हमें निकालना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें से सबसे पहले हमें ये खोजना पड़ता है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। अगर पॉइंट ए से शुरू करें तो 4 ओम के साथ ना तो कोई पैरेलल में दिख रहा है कि दो का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह है लेकिन दोनों का फाइनल पॉइंट एक जगह नहीं है, और ना तो कोई सीरीज में है क्योंकि 4 और 6 सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच से ब्रांच है, या 4 और 10 सीरीज में नहीं है क्योंकि इसके बीच से ब्रांच है। तो ये इसके इस फिगर में ना तो कोई सीरीज में दिख रहा है ना ही कोई पैरेलल में दिख रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं कि क्या इस दोनों का रेशियो, आमने सामने का रेशियो क्या सेम है। अगर रेशियो सेम है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे 4/8 यानी 1/2 आया और 6/12 ये भी 1/2 आया। या फिर हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि 4/6 ये भी वही चीज़ को दिखा रहा है कि 4/6 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 होगा, जबकि 8/12 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 2/3 2/3 तो भी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करता है तो ये जो बीच जो मिडिल जो ब्रांच होता है इससे कोई करंट पास नहीं करता। जब इससे कोई करंट पास नहीं करता तो ये लोड दिखेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि this is this form the balance Wheatstone bridge, balance Wheatstone bridge. So we can write like this: A, B, 4 ohm, 6 ohm, 8 ohm, 12 ohm। अगर इस तरह से है तो हमें पता चल जाता है कि 4 और 6 जो है वो सीरीज में है और 8 और 12 भी सीरीज में है। तो इस दोनों को अगर अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 और 6 10 ओम, 8 और 12 20 ओम। ये दोनों अब क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो 10 और 20 ओम जो है यह पैरेलल में होगा तो इसका इक्विवेलेंट जो निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम आएगा 20, 10 से डिवाइड करने पे 2 प्लस 1 यानी कि 3/20 आया। ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया 3/20। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 20/3 ओम होगा। यही आंसर होगा। अगर हमें पता नहीं होता बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन तो हम इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते कि हाँ ना तो इसमें हमको सीरीज दिख रहा था ना ही पैरेलल दिख रहा था। इसलिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन याद रखना है कि जो आमने सामने वाला साइड्स हैं उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस का रेशियो और सामने का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। तो वह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा और उससे हम लोग आसानी से ये निकाल सकते हैं कि हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। या फिर हमें करंट भी अगर निकालना हो किसी ब्रांच से तो हम इससे आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें अगर मान लिया जाए कि जो हमारा क्वेश्चन था 4/8, अगर 4 की जगह पे 3 होता उसके बाद किसी भी कंडीशन में ये रेशियो सेम नहीं होता है। ये ना तो ये रेशियो सेम होता है ना तो ये दोनों रेशियो सेम होता। तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तब मेरे पास सॉल्व करने का एक ही ऑप्शन बचता है, लूप रूल लगा करके। जो हमारा इक्वेशन 1, 2 और एक और नीचे से जो सेल लगाते 3, इस तीनों इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ता फिर बना पाते, नहीं तो नहीं बनता। तो आज के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।